नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पिछले लगभग 1 महीनों से अपने शरीर के ऊपर कई जगह घाव हो रहे थे, जिसको लेकर के मैं परेशान था। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 20 दिनों से मैं अपने इस चैनल पर आया भी नहीं इन्हीं घावों को लेकर के। हालांकि अभी मैं इलाज करा रहा हूँ होम्योपैथ से और बहुत हद तक कुछ कंट्रोल हुआ है और अभी भी एक आध ठो है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। और इन्हीं 15-20 दिनों के अंदर में बहुत कुछ घटित हो गया। 2 चरणों के जो लास्ट चरण के चुनाव थे वो चुनाव संपन्न हो गए। एग्जिट पोल्स दिखाए गए जिसमें 370 से 400 तक भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस की जो सीट्स दिखाई गई। उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट आए जिसमें साहिब का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका झोला लगभग उठते उठते रह गया। हालांकि वो किसी तरीके से उनकी सरकार अभी बन तो रही है। अब देखते हैं कितना लंबा दिन वो सरकार में बने रह पाते हैं, कितना लंबा दिन सरकार चला पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो 370 का दम भरती थी और पूरा एनडीए 400 पार का दम भरता था, आखिर क्या हुआ कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए 300 भी क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों? इसको मेजॉरिटी की सीट आने के बावजूद भी बीजेपी की हार की तरफ इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप को टोटल मिलाकर के 230 सीट जीतने के बावजूद भी, जो कि बीजेपी के अकेले 240 सीट से कम है, फिर भी वो इसे एक बहुत बड़ा ग्रांड सक्सेस की तरफ दिख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब कोई बच्चा, 2 बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं, एक बच्चा 95% के लिए फाइट कर रहा है, उस लेवल का उसकी तैयारी है अपने मन के अंदर में, और एक बच्चा है कि चलो किसी तरीके से पास हो जाए, पास होने के उसको लाले हैं। और जब 95% वाला 60% पर आकर के रुक जाता है और जिसको केवल पास होने के लिए जो लड़ रहा था वो यदि 50 नंबर ला देता है तो वो इसके लिए तो विक्ट्री बन जाती है ना, क्योंकि वो 30% लाने के लिए सोच रहा था, उसको 50% आ गए। और जो व्यक्ति 90-95% लाने का था उसको 60-65% आ गया, तो उसके लिए तो वो लॉस है। एक बहुत अच्छा कैंडिडेट यदि कम नंबर आता है तो उसके लिए वो लॉस है। तो इसी तरीके से लोग अब इस जो इलेक्शन है उसको देख रहे हैं। और इसको लेकर के इसमें जो कितने कारण रहे बीजेपी के हारने का, या यूं कहूं कि बीजेपी के सिमटने के कौन कौन से कारण रहे हैं, उन कारणों को लेकर के हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और वीडियो को लंबा जाने के लिए थोड़ा आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स मैं जोड़ूंगा और अंत में बीजेपी वाले किस तरीके से इसे एक अपना पॉजिटिव पॉइंट्स करके बता रहे हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी सिमटी है, वो है अपने कोर वोटर जो कि तथाकथित सवर्ण कास्ट है। उस कोर वोटर के प्रति बीजेपी की यूं कहूं कि उदासीनता, या यूं कहूं कि उस कोर वोटर को बीजेपी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। मैं इसको जरा विस्तार से बताता हूं। देखिए, जो तथाकथित फॉरवर्ड क्लास है या जो अपर कास्ट है, जो आमतौर पे किसी भी इलेक्शन में 15%, 20%, कहीं कहीं 30-35% तक अपनी भागीदारी रखता है, वो बीजेपी से अटैच्ड हमेशा रहता है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उसे कुछ देगी नहीं तो उसको सम्मान तो जरूर देगी। ये सम्मान की दृष्टि से फॉरवर्ड क्लास इनके साथ चिपका हुआ रहता था। इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टमेटिक तरीके से इस क्लास को नाराज किया है, इनको गालियां तक दी गई हैं। किस तरीके से गुजरात के एक कैंडिडेट ने, एक बहुत बड़े नेता ने इस देश के राजपूत समाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि कभी नरेंद्र मोदी भी लगभग उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग संसद भवन में खड़े होकर के कर चुके हैं, लेकिन उस समय किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्हीं के एक अन्य मंत्री, या यूं कहूं कि कैंडिडेट ने गुजरात के अंदर जब राजपूत समाज के लिए ये बातें कही तो राजपूत समाज इसके लिए विरोध में खड़ा हो गया। और वो पार्टी जो पवन सिंह के कुछ गानों को लेकर के आसनसोल से उनके टिकट छीन लेती है, या यूं कहूं कि पवन सिंह से कहलवा करके वो टिकट वापस कर लेती है, उस कैंडिडेट को जिसने पूरे राजपूत समाज को गालियां दी, उस कैंडिडेट के ऊपर चुपचाप कुछ बोलने से एकदम मना कर देती है। और तो और जब राजपूत समाज प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता है तो उनके बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, टोपियां तक उनकी पगड़ियां तक उछाली जाती है। दूसरा कारण है कि उसी राजपूत समाज से आने वाले रघुराज प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, उस रघुराज प्रताप सिंह के साथ
जिसको राजा भैया भी कहते हैं, उनके साथ बीजेपी का लगभग अलायंस तय हो चुका था। और उसके बाद बीजेपी के जो एलाइड एक नेत्री हैं, जो जिन्हें अनुप्रिया पटेल के नाम से जाना जाता है, वो सामने आती है और रघुराज प्रताप सिंह के साथ माने गाली गलौज पे उतर जाती है कि भाई यहाँ कोई राजा वाजा नहीं होता है, जो राजा होता है वो ईवीएम से होता है, ऐसा यूं कह करके। तो इसके वजह से भी वो समाज, राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है, वो काफी नाराज हुआ। गुजरात की नाराजगी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि ये वाली नाराजगी इन पर हावी हो गई। और उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज बहुत बड़ा वोट शेयर रखता है और बहुत प्रभावी है। पूर्वांचल के जो एरिया है, जो 20-25 जो सीटें हैं पूर्वांचल के, उसमें यह समाज बहुत प्रभावी है। और रघुराज प्रताप सिंह तकरीबन 7-8 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। और इसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ एरिया में राजपूत समाज नाराज हुआ। और गुजरात से जो नाराजगी है वो चलते चलते राजस्थान होते हुए, जहां पर भी सीटें बहुत कम आई, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक में इनके खिलाफ में जो लोग खड़े हो गए। और इनको मनाने के लिए बीजेपी ने उस कैंडिडेट से कुछ सवाल तक नहीं पूछा, उनका जगह भी नहीं बदला, उन्हें हटाया भी नहीं। तो वैसे भी पूरे आप संवैधानिक स्ट्रक्चर्स को देखें या जो सरकार की जो स्थितियां देखें, जो सरकार का जो रवैया है वो इस समाज के लिए, तथाकथित सवर्ण समाज के लिए देखिए, तो जो जर्मनी में यहूदियों के साथ जो परिस्थिति थी वही इस समाज के साथ भी परिस्थिति है। और बीजेपी के साथ कम से कम ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कम से कम सम्मान देगी, लेकिन वो भी अब आप देखिए तो ये भी अब गालियों पर उतर आए हैं। दूसरा नंबर कि जब 400 पार का नारा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया, तो इस 400 पार के नारे को लेकर के जो कांग्रेस दल है, जो अपोजिशन है, उसने सीधे सीधे इसको संवैधानिक संशोधन से जोड़ दिया। और संवैधानिक संशोधन का मतलब यही समझाया जाता है कि रिजर्वेशन को समाप्त करना। और रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको वो भुनाने में कामयाब रहे विपक्षी दल कि भाई जैसे ही बीजेपी आएगी वो संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन समाप्त कर देगी। बाद में बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये बातें कही भी कि बीजेपी आएगी तो संविधान में संशोधन करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन का मतलब आमतौर पे रिजर्वेशन को समाप्त करना समझाया जाता है लोगों में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम किया। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही घातक साबित हुआ बीजेपी वालों के लिए, वो रहा इनके नेताओं द्वारा, जो केंद्र में बैठे हुए जो नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ को जो कंट्रोल करने की जो मंशा है वो इन पर हर बार भारी पड़ती रहेगी। एक तो राजपूतों की नाराजगी चल ही रही थी, दूसरा में उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ लोगों की लिस्ट अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल को, या यूं कहूं कि केंद्रीय जो लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भेजे थे कि भाई इन लोगों की, इन 35 लोगों की सीट्स जो है आप टिकट जो है कंफर्म करिए, क्योंकि ये लोग ही इन क्षेत्रों में जीत सकते हैं। बीजेपी ने, मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने बजाबते नाम दिए थे कि इन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 35 लोगों में से एक भी व्यक्ति को केंद्रीय जो एजेंसी है बीजेपी की, उस केंद्रीय यूनिट ने कंसीडर करना उचित नहीं समझा और एक भी व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ के कहे अनुसार टिकट नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए कि जो पिछले 8 वर्षों से व्यक्ति वहां उस स्टेट में मुख्यमंत्री है और उसके शासन प्रशासन की जो सब जगह पूरे दुनिया में धाक जमी है, वो व्यक्ति जब अपने कोर केंद्रीय मंत्रिमंडल से, या यूं कहें कि अपने कोर कमेटी से ये कहता है, अपने पार्टी के सेंट्रल लोगों से ये कहता है कि भाई मेरे द्वारा चुने गए इन माने टोटल 80 लोगों में से ये 35 लोगों को आप सीट टिकट दीजिए, और वो केंद्रीय अनुमंडल, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, उन्होंने इस पर विचार करना ही उचित नहीं समझते। ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश का के जो अंदर जो योगी आदित्यनाथ को जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली और वो बिल्कुल ग्राउंड पर गए ही नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं गए, मतलब कि वोट मांगने किसी से। और उसके दुर्दशा आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बीजेपी ने जो है इसको, जो वोट देने वाले जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो कितने कम गए, और बीजेपी के अपने प्रचारक जो हैं, अपने जो
प्रचार करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी ग्राउंड पे उतरने से मना कर दिए, जिसके वजह से बीजेपी जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी 35 या 37 ऐसी कोई सीटें आई है उत्तर प्रदेश में, जो बहुत ही शर्मनाक हार की तरह दिखा जा रहा है। क्योंकि आपको केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा जो सीटों का चंक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको हासिल करना ही पड़ेगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी चूक गई। और इसका सबसे बड़ा कारण अभी तक मुझे दो दिखाई देता है, एक तो फॉरवर्ड क्लास की नाराजगी, दूसरा बीजेपी द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में अपना रणनीतिक तैयारी, और तीसरा कि जो अगला मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। चौथा नंबर पॉइंट है बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, या यूं कहूं कि इनके चमचे हैं, उनके एरोगेंसी इतनी है कि यदि आप किसी भी बात को लेकर के आलोचना कर दो कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, ये लोगों में नाराजगी लाएगी, तो आपको ट्रोल किया जाएगा। आप भले ही बीजेपी के कितना सपोर्टर रहे हों, आप भले ही इनके लिए कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आप एक बार केवल आलोचना कर दिए, एक किसी बात को लेकर के आपने अपनी चिंता जाहिर कर दी, तो ये आप सीधे देशद्रोही हो जाएंगे और इनके ट्रोलर्स जो हैं वो पीछे पड़ जाएंगे। और बीजेपी कभी अपने ट्रोलर्स को कंट्रोल नहीं करती, और ये ट्रोलर्स केवल ट्विटर पर और किस तरीके के नैरेटिव ये पुश करते हैं आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दरअसल वामपंथियों के नैरेटिव को ही पुश करने और वामपंथियों को ही समझाने में हमेशा लगे रहते हैं। इनके जो अपने लोग हैं जो इन्हें जिताने के लिए ग्राउंड पर या कहीं पे प्रयास कर रहे होते हैं, यदि उनको कोई कमी दिखती है, यदि उस कमी को वो लोग कह दें तो फिर उनके खिलाफ हो हल्ला होने लगता है, ये ट्रोलिंग करने लगते हैं। और इनको ओवर कॉन्फिडेंस इतना था, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, या यूं कहें कि उनके कुछ कार्यकर्ता जो उन कैंडिडेट्स के थे, उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंत में तो बीजेपी के जो प्रमुख हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जेपी नड्डा ने तो आरएसएस की भूमिका को ही सीधे सीधे मतलब खारिज कर दिया। वो साफ आरएसएस को दूध में गिरे हुए मक्खी की तरफ निकाल करके फेंक दिए अपने एजेंडे से। और उन्होंने यहां तक बयान कर दिया कि भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तब आरएसएस का जो आवश्यकता थी वो थी हमको, अभी बीजेपी सक्षम है और आरएसएस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात आरएसएस के जो ग्राउंड वर्कर हैं उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गई, और इसका प्रभाव भी दिखा, ग्राउंड पर प्रभाव दिखा। मैं अपना आंखों देखी एग्जाम्पल जो दे रहा हूं, मैं दूसरे किसी का तो नहीं दे सकता, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं जिस जगह पर अपने गांव में जब वोटिंग देने गया तो स्थिति ये थी कि जो आरएसएस के जो लोग थे, जो बीजेपी से अपने आप को अलाइंड समझते थे, वहां पर बिल्कुल ही नादारत थे। जो पिछले हर बार इलेक्शंस में जो पर्ची देने वाली होती है, जो पर्ची इलेक्शन कमीशन की जो पर्ची देने वाली होती है वोटिंग के लिए, वो पर्ची देते हुए दिखाई देते थे। इस बार हमें स्वयं से अपनी पर्ची ढूंढ करके निकालनी पड़ी। ये स्थिति थी। बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता भी नहीं थे वहां पर, ओवर कॉन्फिडेंस में घर में एसी लगा करके सोए हुए थे कि जो कैंडिडेट जा रहा है वो तो वोट देगा ही, वो जाएगा कहां। ये परिस्थिति थी। तो आरएसएस कहीं ग्राउंड पर हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं दिखी, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिखे, और उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके तो बारे में बात ही न करिए। जो बड़े बड़े इनके गांव हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स के गांव हैं, कोर वोटर्स के गांव हैं, 10-10 हजार जहां से वोट एक मुश्त आने वाले हैं, वहां पर भी इनके कैंडिडेट्स तो छोड़िए, इनके अपने जो चेले चमचे हैं या जो कहें कि ग्राउंड पर जो वर्कर हैं वो वर्कर भी नहीं गए। ये परिस्थितियां रही। मैं अपने बूथ के बारे में बात कहूं तो वहां पर कई सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई थी और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। और मैं बता दूं कि वो सारी की सारी महिलाएं बीजेपी को वोट देने वाली थी, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो आधे घंटे तक लाइन में लगी रही, उनको ना पर्ची मिला ना कुछ मिला, कुछ लोगों को पर्ची मिला भी तो वो मतलब स्ट्रेस में आ गई। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार टाइप से हुआ, वो भीड़ में कोई गाइड नहीं किया। अंत में उन्होंने पर्ची मांगी और फाड़ करके वहां से वापस आ गई। कम से कम 10-15 महिलाओं को मैं अपना आंखों देखा, मैं बता दूं। तो मैं उसी दिन रिजल्ट निकाल लिया कि भाई हो गया, यहां से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला था, और वही रिजल्ट हुआ। हमारे एरिया से भी बीजेपी हार गई। उसके बाद जो 5वां नंबर पॉइंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मुस्लिमों का तुष्टीकरण और उसमें हिंदुओं की उपेक्षा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि
उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद बीजेपी अयोध्या जी में हार जाती है। ये समझ जाइए कि फैजाबाद का जो सीट है वो अयोध्या जी उसी एरिया में आता है, उसी कंस्टिट्यूएंसी में आता है। वहां के लोगों ने भी उनको हरा दिया। आप अंदाजा लगाइए। और उनके जब कारण पे आप जाइएगा तो पहला नंबर कारण है कि टिकट का बहुत बेतरतीब तरीके से बंटवारा। किसको टिकट देना है इस पर कोई मंत्रणा नहीं। कहीं का कुनबा कहीं दे दिया, किसी को कहीं दे दिया। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप किसको टिकट दे रहे हैं और क्यों इनको टिकट दे रहे हैं। अयोध्या जी के अंदर जो लोगों के घरें तोड़ी गई हैं इतनी हड़बड़ी में, और इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। आप बताइए, जिनके 1-1 करोड़ के घर टूटे हैं उनको 1 लाख रुपया मुआवजा दे करके और बोल दिया कि अपना घर बना लो और बनाने के बाद तुमको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। वहां की जमीनें 10-10 गुना बढ़ गई है। वो व्यक्ति 1 लाख रुपया ले जाकर के कहां पे मुआवजा, मतलब कहां पे जमीन खरीद के मकान बनाएगा, आप समझिए। तो ये स्थितियां हैं और इसको किसी भी मीडिया ने, किसी भी बीजेपी के लोगों ने कवर नहीं किया। और योगी जी भी इस बात को कवर करने से चूक गए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का और केंद्रीय जो विभाग है बीजेपी का, उसका इतना ज्यादा दबाव था कि यथाशीघ्र 22 जनवरी तक एकदम इसको फिनिश कर देना है, ये कर देना है। इतनी हड़बड़ी में की गई कि योगी जी भी उस हड़बड़ी को संभाल नहीं पाए और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां से भी बीजेपी हार गई। दूसरा नंबर की श्री राम जी के जो मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के समय जो हमारे चारों शंकराचार्यों ने कहा था कि भाई थोड़ा दम भर लो, पूरा मंदिर बन जाने के बाद करो, तो उसके बाद किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने देखा है। उसी दरमियान नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया गया था चंपत राय जी को द्वारा। नरेंद्र मोदी जी से जब इस बारे में एक जगह इंटरव्यू किया गया तो इन्होंने इकबाल अंसारी को श्रेय दिया कि असली सेकुलर वो व्यक्ति है। जो राम मंदिर बना है उसका श्रेय इकबाल अंसारी को दिया गया। लेकिन मतलब इकबाल अंसारी को बुलाया भी गया था, लेकिन जो रियल हीरोज थे, जिनके घरों को के चिराग बुझ गए, जो लोग मारे गए, जिनके लोगों ने कार सेवाएं की थी, उन लोगों को नहीं बुलाया गया उस आयोजन में। सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह, ठीक है सबको बुलाते, किंतु जिन लोगों ने बलिदान दिए थे, जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी अयोध्या के, उन लोगों को भी बुलाना चाहिए था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बहुत सारे लोग या तो वोट देने ही नहीं निकले, या बहुत सारे लोग गुस्से में उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिए जिस पार्टी ने गोलियां तक चलवाई थी। तो बीजेपी अपने अंदर झांके। आप देखिए तो मुस्लिमों के तुष्टिकरण के, संतुष्टिकरण के सारे आयाम भी इन्होंने तोड़े हैं। हालांकि मैं इसी पॉइंट को उठा रहा था, लेकिन बीच में कुछ बातें आ गई। तुष्टिकरण के आयाम ये है कि बीजेपी हर मंच से कहती थी, कभी गृह मंत्री द्वारा कहा जाता था कि हमने 5 लाख वक्फ के संपत्तियों का रजिस्टर्ड करवा दिया। मतलब 5 लाख वक्फ के जो दावे थे, फर्जी दावे, उनको आपने रजिस्टर्ड करके उनको सही ठहरा दिया। 5 लाख जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो वक्फ को दे दिया आपने। आपको उस पर कंटेन करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, वक्फ एक्ट को समाप्त करने के लिए लोगों ने वोट दिया था, और आप उसको मजबूत कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट पर लोग सोच रहे थे कि कुछ कार्य होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत सारे लोग आशा लगाकर बैठे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आप देखिए तो तमाम योजनाओं में उनकी भागीदारी 35%, 30%, 37%, 20%, ये क्या चल रहा है? और आप इस चीज को भुना रहे हैं कि भाई ये देखो हमने किया। आप उन समाज के लिए जो है स्पेशल कोचिंग्स की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो आईएएस चुन के आ रहे हैं उसमें इनकी भागीदारी दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। 53-54 आईएएस चुन के आ गए इस बार, और आप कह रहे हैं कि हमें और मुस्लिम आईएएस चाहिए। तो इससे वो समाज तो नाराज होगा जो आपको ये सोच करके वोट दे रहा था, क्योंकि आप तो कम से कम तुष्टिकरण और तृप्तिकरण का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आप माने नहीं, आपको लग रहा था कि ये तो देंगे ही, हिंदू वोट कहां देने जाएंगे। और आप इस लालच में कि जो मुस्लिम समाज है वो आपको 1-8% वोट देगा। लेकिन हुआ क्या आप देखिए तो मैं आपको 2022 के जो उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस थे, उस इलेक्शंस के रिजल्ट में आप देखिए तो हिंदू समाज को क्रेडिट नहीं दिए गए मीडिया द्वारा। 2 या 2.5% मुस्लिम समाज ने भूलवश बीजेपी का बटन दबा दिया था, उनको क्रेडिट दिया गया कि मुसलमानों ने भी 2% वोट दिया है। ये क्या चल रहा है? इतनी हीन भावना से आप क्यों भरे हुए हैं?
उसका भी खामियाजा इसमें दिया है। हिंदू समाज ने आपको चखाया है कि भाई जब श्रेय उसी समाज को देना है तो दो, उस समाज ने भी तो 1% या आधा % आपको वोट दिया है, दो उसको क्रेडिट। तो ये संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण अब ग्राउंड पर लोगों को महसूस हो रहा है। जब लोग देख रहे हैं कि भाई हमने अप्लाई किया था, हमारा घर नहीं बना, लेकिन हमारे घर के जो बगल में जो अब्दुल है उसके सारे खानदान के लोगों के घर बन गए, तो उसके अंदर में खिन्नता आएगी, वो सोचने पर मजबूर होगा। और वही सबसे बड़ा कारण ये तुष्टिकरण वाला में भी आया। अब मैं सबसे अंतिम एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई जब किसी भी कैंडिडेट ने ग्राउंड पर नहीं उतरा था, कार्यकर्ताओं ने बढ़िया से तैयारी नहीं की थी, बढ़िया से ग्राउंड पर मेहनत नहीं की थी, टिकट के बंटवारे में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई बीजेपी की, तो भी बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर 240 सीट लाई है बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा मोदी जी का जो चेहरा है वो फैक्टर डालता है। इस बात को लेकर के कुछ बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि ठीक है, आप इसी खुशफहमी में जियो, और हर बार इसी तरीके के टिकट बंटवारे करना, इसी तरीके से जो आपके कोर वोटर हैं उसको नाराज करने के लिए गालियां दिलवाना अपने नेताओं द्वारा, और इसी तरीके से जो टिकट है उसको बांटना, और इसी तरीके से तृप्तिकरण संतुष्टिकरण के कार्य करते रहो, चलते रहो। और अभी तो सरकार आपकी बन रही है, अब देखना यह है कि कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी। और इस मामले को भी आप पॉजिटिव में भुना रहे हो कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, फिर भी आप 240 वोट लेकर के आ गए। तो इस वहम में मत रहना कि कांग्रेस के भी कभी 300, 350, 400 सीट आया करते थे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय में, तो आप इस वहम में मत रहना, उसको भी 40 सीट पर आते देर नहीं लगी। तो मैं ये कहता हूं कि यदि बीजेपी अपने आप में सुधार लाना चाहती है तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, लोगों को ट्रोल करने के बजाय कि हमने कौन सी ऐसी गलती की कि हमसे वो हिंदू समाज जिसके हम ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, भले ही मौखिक रूप से, वो समाज क्यों नाराज है। आप इस पर विचार करिएगा और अपना कमेंट भी अवश्य इसमें दीजिएगा। कोई पॉइंट यदि छूट जाए तो उस पॉइंट को भी मेंशन करिएगा, हो सकता है कि ध्यान में आए तो हम अगले अपने एपिसोड में इसको हम कवर करेंगे। आगे आने वाले समय में अयोध्या जी के साथ क्या हुआ और बनारस में मोदी जी के साथ क्या हो जाता, क्योंकि बनारस में इनकी जो वोटिंग है लगभग 2.5-3 लाख वोट जो है नरेंद्र मोदी जी के कम हुए हैं। क्या हो गया इतना बड़ा बनारस में, इसको लेकर भी बहुत बड़ा एक एनालिसिस बनता है, और वो मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने। तो आप अपना कमेंट नीचे अवश्य लिखिए, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करते चलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।